मित्रों नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। आज है दिनांक 13 फरवरी 2023 और आज के सत्र में हम प्रतिदिन की भांति पुनः आपके लिए द हिंदू एनालिसिस लेकर उपस्थित हैं और जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या बैंकिंग, एसएससी या किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर आप शिक्षण का काम करते हो, पढ़ाते हो बच्चों को, किसी भी उद्देश्य के लिए, जानकारी के लिए, ज्ञान संवर्धन के लिए समाचार पत्र जो हैं वो उपयोगी साधन हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ आप सत्र में बने रहिए और हम आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं या जो संपादकीय वाला टॉपिक है उसका जो हिंदी रूपांतरण है, ठीक है, एक तरह से हम उसे एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए और जिससे कि आपकी जो समझ है वो काफ़ी बेहतर होगी और आप इसे सुगमतापूर्वक सहज भाषा में समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक उदाहरण के साथ, एक कोट के साथ, आपके लिए थॉट ऑफ द डे के साथ कि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें कोशिश करना है, कोशिश नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब मेहनत करना है, मेहनत करेंगे तभी प्रसिद्धि मिलेगी, ख्याति मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। देखो, हम जो कुछ भी चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको अपनी पोजीशन बनानी होती है, अपनी पात्रता साबित करनी होती है कि आप उस पद के लिए योग्य हैं। वो किससे होगा? तो श्रम से होगा, मेहनत से होगा, कर्तव्य निष्ठा से होगा। तो ये गुण आप में होने चाहिए। तो बिल्कुल लगन होनी चाहिए आप में। लगन होगी तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इसी लगन के साथ पूरे सत्र में हमारे साथ बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए कि मैं किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं और वे आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो ठीक है, अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्रम में सबसे पहला जो न्यूज है ऊपर में आप देख सकते हैं, 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, 6 न्यू गवर्नर्स अपॉइंटेड, फॉर्मर एससी जज एमोंग। ठीक है, इसमें एक जो है जो नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। ठीक है, एक 4G इन नेम ओनली, एक ये भी टॉपिक है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो यूपीएससी के बच्चे हैं ना, उनके लिए मैंने स्पेशली क्या किया है, एक अलग से मैंने इसमें जीएस पेपर, किस जीएस पेपर का टॉपिक है वो मेंशन कर दिया है। तो नो डाउट ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इस क्रम में सबसे पहला टॉपिक जो आज वाला है उसमें हम ले रहे हैं नॉट लूजिंग स्टीम। ठीक है, ये देखो इकोनॉमी का पेपर है, अर्थव्यवस्था का पेपर है। इसमें हम समझेंगे, क्या समझेंगे, तो बस उसको कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं, पूरा लाइन बाय लाइन बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, एक अवलोकन दे देता हूं कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे पास हैं। ठीक है, एक है द स्पिरिट ऑफ लॉ लाइज इन दिस डिसेंटिंग जजमेंट। डिसेंटिंग जजमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, उसमें जो स्पिरिट ऑफ लॉ है वो निहित है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है, इस आर्टिकल में हम उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो तीसरा जो टॉपिक है ये साइक्लिकल इसमें है और ट्रबल्स है। हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान जो है, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना कर रहा है। यूं तो पाकिस्तान में कई तरह की समस्याएं हैं, आतंकवाद है, राजनीतिक अस्थिरता है। ठीक है, वहाँ पे और भी कई तरह की समस्याएं हैं। चरमपंथ वहाँ पे है ही, जो बताया मैंने आपको। अभी आर्थिक स्थिति को लेकर पाकिस्तान में उसका रुपया जो है डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर गया है। बेसिकली पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी दयनीय है, उसको लेकर चर्चा है ना। आईआर इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आप इसे यूपीएससी के दृष्टिकोण से ले सकते हैं। एक टॉपिक है इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग। ठीक है, अब देखो हैंडशेक, हाथ मिलाने से लेकर गले लगाने तक की जो यात्रा है यूएस स्पेस कोऑपरेशन की, इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन मतलब भारत अमेरिकी अंतरिक्ष सहयोग की, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। आप इसे समझ लो एक तरह से अमेरिका जो है हमारे लिए सामरिक बहुत बड़ा सामरिक पार्टनर है, काफ़ी सपोर्ट किया है अमेरिका ने। ठीक है, इवन जब रसिया से हमने S-400 लिया था तो भी अमेरिका ने भारत को एक तरह से काटसा से छूट दी थी। ठीक है, जो कि वो दूसरे तुर्की को उसने वो छूट नहीं प्रदान की थी, जो कि तुर्की क्या है, नाटो मेंबर भी है। तो अमेरिकी हित जो है ना, अमेरिका का हित भारत का काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अमेरिका जो है, चाहे इंडो पैसिफिक की बात करूं या फिर चीन को लेकर बात करूं, तो अमेरिकी और भारत के हित जो है बिल्कुल जुड़े हुए हैं, साझे हित हैं। ठीक है,
जैसे कि अब देखो, द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, है ना, दोनों देशों के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी 23 की बात है जब भारत अमेरिका समूह की बैठक हुई। ठीक है, बैठक इन दोनों समूहों की हुई। ठीक, अब देखो, भारत अमेरिका जो सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, इसे आप इंग्लिश में कहो CSJWG, ठीक है, कि 8वीं बैठक जो है वो इसी जनवरी में, है ना, जो भी अभी तो फरवरी आ गया, जनवरी की बात हो रही है, 30 से 31 जनवरी को वाशिंगटन DC में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पर, ठीक है, नासा, और भारत की तरफ से था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बात करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, नासा, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड, ये सब थे उसमें शामिल थे। अब भारत की बात करूँ तो ISRO, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक, और ये चर्चा जो हुई थी CSJWG की, उसमें पृथ्वी अंतरिक्ष विज्ञान, मानव अंतरिक्ष अन्वेषण, वैश्विक नेविगेशन प्रणाली जो है, उपग्रह प्रणाली, उस सब को लेकर जो क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या उद्देश्य है हमारे, उस सब पर डिस्कशन हुआ था। अगर मैं इसके संबंध के महत्व की बात करूं, भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, हमें क्यों चाहिए, क्वेश्चन मार्क, क्यों चाहिए हमें, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA और भारत, ठीक है, दोनों के बीच तो पहली बात अच्छे मजबूत द्विपक्षीय बायलैटरल जो कोऑपरेशन है। नासा जो है, ISRO जो है, ठीक है, वो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन जो है 2024 में लॉन्च करने की प्लानिंग है। ठीक, और इस मिशन के अंतर्गत क्या होगा, पानी, जंगल, कृषि जैसे संसाधनों की निगरानी होगी, उसके लिए 2 अलग अलग रडार का उपयोग होगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, पृथ्वी की मैपिंग हो सकेगी। तो ये भारत अमेरिका दोनों के साझे हित हैं, दोनों आगे बढ़ के इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ठीक है, उसका देखो कि दोनों देशों में कुछ समस्याएं भी होती हैं, लेकिन हित काफ़ी ज़्यादा है। आप उसके बाद फिर आप देखो, जैसे कि भारत में जो है, देखो भारत जो है, भारत के पास संसाधन तो सीमित है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका के पास संसाधन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भारत भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में आगे आ रहा है। ठीक है, अब भारत को देखो क्या फ़ायदा होगा इससे, अगर मान लो भारत अमेरिका के साथ काफ़ी जॉइंटली, काफ़ी नज़दीकली, क्लोजली ऑपरेट करता है, आगे बढ़ता है, तो भारत की जो डिपेंडेंसी है रूस पे, वो कम होगी। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह जाएगा, है ना, उसमें डाइवर्सिटी आएगी, विविधता आएगी, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आप देखो कि भारत की बात करूं मैं, तो भारत की पृथ्वी की कक्षा में ना, भारत के सिर्फ 60 से अधिक उपग्रह हैं। हाँ, ठीक है, अमेरिका कई सारे हैं। ठीक है, और भारत उतना ज़्यादा प्रक्षेपण नहीं कर सकता है, लेकिन अमेरिका उसमें काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। तो भारत जो उसके साथ चलेगा ना, तो भारत को काफ़ी मजबूती मिलेगी। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि अंतरिक्ष यात्रियों को ये भारत जो है वो रूस में ट्रेनिंग देता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अमेरिका में भी ट्रेनिंग ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि भारत का जो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है, उसमें भी तेजी आएगी इन पहलों के जरिए। ठीक है, तो भारत अमेरिका के बीच अच्छे संबंध हैं। उसका फायदा ये होगा कि नागरिक, सैन्य साझेदारी, अंतरिक्ष साझेदारी, इस सब को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, दोनों देश आगे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर है दोनों देशों के लिए। ठीक है, ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको भारत अमेरिका अंतरिक्ष पार्टनरशिप वाली बात बताई। अब हम क्या करते हैं, अपने पहले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, इकोनॉमी GS पेपर 3 का जो टॉपिक था, नॉट लूजिंग स्टीम। ठीक है, अर्थव्यवस्था का टॉपिक था, मैंने उसी समय आपको बताया था, द पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अ बिग फिलिप टू कंस्ट्रक्शन गुड्स। देखो, मैं आपको ना बीच बीच में वर्ड मीनिंग ही बताता रहूँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखो, द पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत अवसंरचना। बच्चों देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सड़क हो गया, परिवहन हो गया, बिजली हो गया, सुरक्षा हो गया, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जल हो गया, जल की उपलब्धता हो गई। ठीक है, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो गया। तो कुछ जो बेसिक नीड्स है ना, जो सब होने चाहिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। ठीक है, विल बी अ बिग फिलिप टू कंस्ट्रक्शन गुड्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, एक बड़े प्रोत्साहन का काम करेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन गुड्स के लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देना। फिलिप का होता है प्रोत्साहन।
ठीक है। अब प्रोत्साहन का मतलब आप सभी जानते हो ना, मोटिवेट करना, मजबूती देना। ठीक है। अब देखो क्या है, द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट एस्टिमेट्स की बात हो रही है। तो कोई ये जो एस्टिमेट्स है ना, अगर आप इसको विशुद्ध हिंदी में समझो, आप इस एस्टिमेट्स को आप हिंदी में समझो ना, इसे बच्चों हम कहते हैं नवीनतम औद्योगिक उत्पादन अनुमान। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन अनुमान हो गया इंडस्ट्रियल आउटपुट एस्टिमेट्स। ये जारी कौन करता है बच्चों? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करती है। इससे क्या पता चल रहा है, across the board loss of momentum in December with overall production growth slowing to 4.3% year on year। अब देखो क्या हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि भाई जो प्रोडक्शन हमारा है ना, प्रोडक्शन ग्रोथ स्लो हुआ है ना, 4.3% ईयर ऑन ईयर क्या हुआ, स्लो हुआ है, जो कि नवंबर में 7.3% पेस था। अब देखो एक्टिविटी में मतलब कमी आई है ना, मॉडरेट रहा है। देखो व्हाइल एक्टिविटी वाज अनचेंज्ड और मॉडरेट अक्रॉस ऑल द थ्री कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की मैं बात करूं, औद्योगिक उत्पादन की मैं बात करूं, तो उसके ना इसका इंडेक्स जो है, सूचकांक जो है, उसके 3 इंपॉर्टेंट घटक हैं। ठीक है, तीनों के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग। माइनिंग क्या होता है बच्चों? खनन, चाहे आप कोयला खनन हुआ, ऐसे ही जो धातुओं के खनन होते हैं, खनन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग जो निर्माण है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है। द लार्जेस्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग विद द वेट ऑफ ऑलमोस्ट 78%। देखो इसका ना वेट जो है ना, मतलब इसका जो हिस्सा है उसमें वो 78%, मतलब ये तीनों ना बड़े रोल प्ले करते हैं, 78% की हिस्सेदारी ये तीनों रखते हैं। ठीक है, वो द बिगेस्ट ड्रैग एज द एक्सपेंशन डिसएक्सीलरेटेड टू 2.6% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ 6.4% इंक्रीज। देखो क्या हुआ कि पिछले मंथ ना ये 6.4% इंक्रीज था, वृद्धि थी, लेकिन क्या हो गया, 2.6% पे घट के आ गया। तो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा कि ये समस्याजनक बात है। ठीक है, असेस्ड ऑन अ, देखो आकलन जो हुआ ना, ऑन अ सिक्वेंशियल मंथ ऑन मंथ बेसिस। देखो मंथ ऑन मंथ बेसिस जो मतलब सिक्वेंशियल का आप ये समझो, क्रमिक समझो, क्रमिक क्रमिक या जो महीने दर महीने के आधार पर जो मूल्यांकन हुआ है ना। ठीक है, तो माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जो बात है, वहां ना स्लो डाउन देखा गया। खनन और निर्माण के क्षेत्र में मंदी देखी गई, विद ओनली इलेक्ट्रिसिटी ग्रोइंग 7.6% इन द वेक ऑफ नवंबर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 1.5%। देखो इसमें ये हुआ कि आप ये समझो, हाँ, कि ये जो है माइनिंग और, ठीक है, अब देखो जैसे कि ये माइनिंग है आपका, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों में स्लो डाउन देखा गया। वहीं इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो 7.6% की इंक्रीज रहा उसमें। ठीक है, नवंबर के कंट्रैक्शन संकुचन की बात करूं 1.5% उसकी तुलना में। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, वेयर द सीक्वेंशियल ग्रोथ स्लोड बाय मोर देन 2% पॉइंट्स टू 4.7। देखो मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ, जो सीक्वेंशियल ग्रोथ है, क्रमिक जो वृद्धि है, विकास है, वो 2% से ज़्यादा मतलब वो हो गया, स्लो हो गया, 4.7% पे आ गया, जो कि पहले वाले मंथ में ना, नवंबर में 6.9% था, प्रीवियस मंथ में। ठीक, तो डेफिनेटली ये समस्याजनक बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की बात हो रही है, ड्यूरेबल्स की बात हो रही है। ठीक है, देख लेना आप इसे। द थ्री कैटेगरीज रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर ट्रेंड इन द इकोनॉमी। तीन जो कैटेगरी है ना, ब्रॉडर ट्रेंड इकोनॉमी में दर्शाते हैं, बड़े ट्रेंड दर्शाते हैं कि इकोनॉमी की स्थिति क्या है। 4.1 प्राइवेट कंजप्शन इज स्टिल टू रिगेन इन एंड्योरिंग फूटिंग, नॉटविथस्टैंडिंग अ पोस्ट पैंडेमिक सर्ज इन पेंट अप स्पेंडिंग मोस्ट विजिबल इन द सर्विस सेक्टर। देखो क्या है, पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के बाद क्या हुआ ना, कई तरह की समस्याएं देखी, लोगों ने खर्चे कम कर दिए। ठीक, लोगों की खर्चे क्या हो गए, कम हो गए। सर्विस सेक्टर में क्या हुआ, स्पेंडिंग ना काफ़ी मतलब कम हो गई लोगों की, लोगों ने खर्चे, अब देखो लोगों की नौकरी चली गई या लोगों के आय के संसाधन सीमित हो गए, तो आपके पास जितने संसाधन आएंगे तो उतने ही तो आप खर्चे करोगे ना। तो ये सब देखा गया, और उस सब से भी जो कोरोना के बाद ना स्थिति असर पड़ा है, उससे उबरा नहीं अभी तक पूरा इंडस्ट्री जो भी है। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, आज देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है ना, उसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो
10.5% साल दर साल वो क्या है, श्रैंक किया है, ठीक है, मतलब सिकुड़ा है, और 2.2% सिक्वेंसली इन दिसंबर आफ्टर रिबाउंडिंग नवंबर। नवंबर में रिबाउंड हुआ, फिर भी 2.2% क्या हुआ दिसंबर में, मतलब वो क्या है, फिर से वो सिक्वेंसली मतलब श्रैंक किया है, ठीक है। फॉलोइंग फेस्टिवल डिमांड, देखो नवंबर में फेस्टिवल डिमांड से मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन बाद में फिर वो हो गया था। नॉन ड्यूरेबल्स की बात करूँ, एक्सपीरियंस ऑफ शार्प सीक्वेंशियल डिसलेशन, देखो नॉन ड्यूरेबल्स में क्या देखा, काफ़ी ज़्यादा मतलब कमी देखी गई, विथ ग्रोथ ब्रेकिंग टू 7.5% मंथ ऑन मंथ, ठीक है। द कैपिटल गुड्स डेटा पॉइंट टू कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी, देखो कैपिटल गुड्स का जो डेटा है, पूंजीगत वस्तुओं का जो डेटा है पॉइंट, ठीक है, वो क्या बताता है, आप यहाँ पर ये समझो कि पूंजीगत वस्तुओं का जो डेटा है पॉइंट टू इंडिकेट करता है कि कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी है, निरंतर अनिश्चितता है, किस पर, प्राइवेट सेक्टर पर, इन्वेस्टमेंट पर के मोर्चे पर, फ्रंट लिखा है मोर्चे पर, कि निजी निवेश का जो मोर्चा है ना उस पर काफ़ी अनिश्चितता है। प्रोडक्शन जो है किसका, प्लांट और मशीनरी का, ऑर्डर्ड, ठीक है, व्हेन एक्सपेंडिंग और स्टार्टिंग वेंचर इज स्ट्रगलिंग, देखो किसी वेंचर को स्टार्ट करने, है ना, या इस समय काफ़ी अभी समस्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सस्टेन रहने के लिए, गति पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस समय तो कमी देखने को मिलेगी ना। तो विद आउटपुट ग्रोथ स्लाइडिंग अप्रिशिएबली बोथ सिक्वेंसली एंड ईयर ऑन ईयर, स्लाइड कर रहे हैं ना, कम हो रहा है। इन दिसंबर ग्रोथ फ्रॉम अ ईयर अर्लियर इन द सेगमेंट स्लो टू 7.76%, दिसंबर में क्या हुआ था, मतलब एक एक वर्ष पहले की बात करूं, स्लो टू 7.6% स्लो हो गया था, जो कि नवंबर की बात करूं 21.6% के तुलना में। मंथ एंड मंथ, महीने दर महीने क्या है, स्लो डाउन, वो जो स्टाकर जो स्लो डाउन था ना वो स्टाकर होता होगा, ज़्यादा होता गया। आउटपुट जो है बेयरली इंचिंग अप 0.2% आफ्टर एक्सपेंडिंग 30% इन नवंबर। हाउएवर प्राइमरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स, देखो हालांकि अगर आप बात करो तो प्राइमरी और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स जो हैं वो क्या, उसे आशा मिल रही, क्या मिल रही है, दैट सम पॉजिटिव मोमेंटम, कुछ पॉजिटिव मोमेंटम, कुछ सकारात्मक गति जो है ना कैन बी बिल्ड, वो बन सकती है विद द राइट पॉलिसी मेजर, सही अगर पॉलिसी लाई जाए ना तो उससे गति देखने को मिल सकती है, ठीक। While the sequential pace of growth for primary goods outputs quickened to 92.2% from 11%, देखो सीक्वेंशियल पेस ऑफ ग्रोथ जो है ना प्राइमरी गुड्स के लिए वो क्या हुआ, 9.2% को हुआ, है ना, कहाँ से 1.1% से इतने पे भागा, वो मतलब आगे बढ़ा, ठीक है। तो अगर सही उपाय किए जाएं, सही पॉलिसी लाई जाए तो मजबूती देखने को मिल सकती है, ठीक है। मंथ ऑन मंथ एडवांस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन टिक्ड अप टू 4% फ्रॉम नवंबर 3.2%, है ना, पिछले का आंकड़ा दिया है, बाद का आंकड़ा दिया कितना बढ़ा है, ठीक है। विद द आरबीआई सर्वे, आरबीआई के सर्वे की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आउटलुक की, उसका दृष्टिकोण क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जो निर्माण क्षेत्र है, इंडिकेटिंग, उसे पता चलता है कि फर्म्स जो है एक्सपेक्ट सम सॉफ्टनिंग इन ऑर्डर बुक्स एंड ओवरसीज डिमांड इन द करेंट क्वार्टर, अ लॉट विल hinge on policies staying supporting the union budget's plan is to provide a push for infrastructure through a substantial increase in the government's capital expenditures, should provide a big flip to construction goods and likely to feed through to other sectors as well in the coming months। अब देखो क्या है यूनियन बजट का क्या प्लान है, अभी देखो यूनियन, मैंने आपको बताया था जो बजट आया था उसके बाद ही मैंने आर्टिकल किया था, तो बजट संबंधी चर्चा थी उस आर्टिकल में, मैंने कहा था कि बजट के संबंधी कुछ बातें होंगी। देखो यूनियन बजट में क्या प्लान किया गया है, क्या योजना बनाई गई है कि हम ना इंफ्रास्ट्रक्चर को ना पुश देंगे, मतलब बढ़ाएंगे, मजबूती देंगे, कैसे देंगे भाई, कोई माध्यम तो होगा ना, तो कहा गया थ्रू अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि सरकार ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि करेगी, पूंजीगत व्यय में क्या करेगी सरकार, वृद्धि करेगी, उससे क्या होगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, मजबूती मिलेगी, ठीक है। और इन सब से क्या होगा, सरकार सोच रही है हम जो ये सब काम करेंगे ना उस सब से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन गुड्स को मजबूत प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। और उससे फिर क्या होगा, उससे भी कुछ होगा, उससे ये होगा एंड इज लाइकली टू फीड थ्रो टू अदर सेक्टर्स, कि इससे होगा कि दूसरे सेक्टर्स ना मजबूत होंगे इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले समय में, है ना, आने वाले महीनों में, है ना।
सरकार सोच रही है हम ये सब काम करेंगे तो उससे दूसरे सेक्टर्स को भी मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो हमने आज ये GS3 टॉपिक वाला पेपर पढ़ा और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से संबंधित है। चलो हम इसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी इंग्लिश के लिए, साथ ही ज्ञानवर्धन के लिए भी। ठीक है, चलो साइक्लिकल ट्रबल्स, देखो परेशानियों का जमावड़ा जो पाकिस्तान में हो गया है उसके बारे में चर्चा यहाँ पर है। पाकिस्तान पिन्स इट्स होप्स ऑन अनदर IMF बेल आउट, देखो पाकिस्तान ना आशा लगाए हुए है दूसरे बेल आउट पर टू स्टेव ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो इकोनॉमी, मैंने बताया आपको पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, तो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, आर्थिक जो संकट है पाकिस्तान में, उसको स्टेव ऑफ करने के लिए, दूर करने के लिए, बच्चों वर्ड लिख लो, ये बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, स्टेव ऑफ होता है दूर करना, तो उसको दूर करने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल IMF पर ना आंख गड़ाए बैठा है कि कब IMF हमारी मदद करे, उसी का हम पढ़ेंगे। चलो देखो आगे क्या है। आफ्टर 10 डेज ऑफ टॉक्स, 10 दिनों की बात हो रही है। 10 दिनों की वार्ता चली, किसकी? पाकिस्तान गवर्नमेंट की। ठीक है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात चली, किसके मतलब IMF का डेलीगेशन आया था और उससे IMF के डेलीगेशन के साथ पाकिस्तानी सरकार की बातचीत चली 10 दिनों की, है ना। फिर क्या हुआ? लेफ्ट इस्लामाबाद ऑन Feb 9 विदाउट अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। Feb 9 को ना उन्होंने अपना मीटिंग एंड कर दिया। ठीक है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया कि भाई हम जो एग्जिस्टिंग पुराना वाला जो 7 बिलियन का है ना, 7 बिलियन वाला, ठीक है, 7 बिलियन लोन प्रोग्राम जो है उसके रिव्यू पर, है ना, या फिर फ्रेश ट्रेंच हम देंगे, लोन्स का नया लोन देंगे, उस पर कुछ भी चर्चा नहीं की, उस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया बाहर इन्होंने, किसने? IMF के डेलीगेशन ने। तो अस्पष्टता बनी हुई है, स्पष्टता नहीं है। ठीक है, अब देखो आप पूछोगे सर ये जो IMF जो लोन देगा, पैसे देगा, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बच्चों कि पाकिस्तान की जो डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी है ना, जो तंगहाल अर्थव्यवस्था है, बर्बाद एक तरह से है, उसको मजबूती मिलेगी, थोड़ा सहारा मिलेगा। ठीक है, अब देखो द शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट, देखो शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली जो सरकार है वहाँ की, है ना, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इंसिस्टेड, जोर दिया कि दिस वॉज स्टैंडर्ड प्रोसेस, कि ना एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एक मानक प्रक्रिया है, और उसके बाद ना एंड दैट द कंट्री वुड एक्सपेक्ट, कि देश आशा करता है, पाकिस्तान आशा करता है कि अ लोन ट्रेंड जो आफ्टर IMF कंप्लीटेड इट्स इंटरनल प्रोसेस वुड कंप्लीट। देखो वो आशा, देश आशा करता है, किसने कहा? शहबाज शरीफ ने, कि IMF जो है ना, मतलब IMF का जो अपना इंटरनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें लोन मिल जाएगा। बट द डिस्परेशन वॉज ऑल्सो एविडेंट इन द गवर्नमेंट्स रिपोर्टेडली एग्रीइंग टू फ्रेश। देखो लेकिन सरकार की तरफ से हताशा बिल्कुल देखी जा रही थी कि भाई सरकार बिल्कुल IMF के अनुकूल काम कर रही थी। IMF ना कुछ शर्तें थोपता है, अगर IMF किसी देश को ना लोन देता है तो कुछ शर्तें अपनी थोपता है, जैसे कि टैक्स संबंधित कुछ शर्तें दे देगा, आप ऐसे करो, सब्सिडी घटाने की बात कह देगा, सब्सिडी का कम करो, या फिर मतलब कह देगा कि फ्यूल कंजप्शन पे ना लेवी लगाओ, है ना, शुल्क लगाओ। ठीक है, तो IMF की एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं, जिससे वो लोन देता है। तो पाकिस्तान वो काम कर रहा है कि भाई IMF जल्दी से जल्दी मान जाए, IMF बिल्कुल देर ना करे, हम बिल्कुल मुफीद माहौल तैयार कर दें, पाकिस्तान बिल्कुल मुफीद अनुकूल माहौल तैयार करने में लगा हुआ है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की बात करूं, ठीक है, इज डिपनिंग, गहरा हो रहा है, पावर ब्लैकआउट्स परसिस्ट इवन इन अर्बन एरियाज। देखो अर्बन एरिया में लाइट जा रही है, बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, हाल ही में एक शहर में काफ़ी देर तक बिजली चली गई, तो समस्या बिल्कुल विकट है पाकिस्तान की। एनुअल इन्फ्लेशन वॉज एट 27.5%। अब देखो एनुअल इन्फ्लेशन जो था, वार्षिक मुद्रास्फीति जो थी वो 27.5% पर थी। ठीक है, ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान की जो पावर सप्लाई के मामले में स्थिति कमजोर है। ठीक है, एनुअल इन्फ्लेशन की बात करूं तो वॉज एट 27.5%, 27.5% था, 27.5% था। ठीक है, उसके बाद फिर आप बात करो इट हाईएस्ट सिंस 1975। ठीक है, मैंने आपको वो नहीं बताया, एक सेकंड, देखो ये जो इन्फ्लेशन था ना, वो जनवरी की बात हो रही है ना, इन जैन, है ना, जनवरी की बात हो रही है, 27.5% था। ठीक है, चलो उसके बाद फिर देखो क्या है, इट्स हाईएस्ट सिंस 1975, 1975 से ना ऐसा पहली बार हुआ है कि सबसे उच्चतम स्तर पे है। द पाकिस्तानी रुपी हैज फॉलन टू नियरली $270,
डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया जो है ना 270 रुपये तक नीचे गिर गया है। $1 का जो वैल्यू है दैट्स इक्वल टू 270। 1 रुपया सॉरी 270 रुपया मतलब $1 समझो, तो 270 तक रुपया गिर गया है। और जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है फॉलन बिलो 3 बिलियन, 3 बिलियन से नीचे तक चला गया है। द लोएस्ट सिंस Feb 2014, 2014 के बाद से सबसे कम है। तो डेफिनेटली स्थिति काफ़ी खराब है। थ्रेटनिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की स्थिति वहाँ देखने को मिल सकती है अगर मान लो स्थिति अगर नहीं सुधरती है तो। इसलिए पाकिस्तान बिल्कुल चाह रहा है कि हमें IMF से राहत मिल जाए, बेल आउट पैकेज मिल जाए। द इफेक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स डेबिलिटेशन फ्लड्स, देखो डेबिलिटेटिंग जो फ्लड्स है लास्ट ईयर का, मतलब जो काफ़ी प्रलयंकारी एक तरह से कहो या विनाशक जो बाढ़ थी है ना, कंटिन्यूज टू वे ऑन द इकोनॉमी विद थाउजेंड्स स्टिल होमलेस। देखो प्रभाव जो है ना उस बाढ़ का अभी भी बना हुआ है, जिसमें कि हजारों लोग होमलेस हुए थे, बेघर हुए थे है ना। एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रॉयड, कृषि वाली भूमि बर्बाद हो गई थी। और मैनी पीपल विदाउट एडिक्वेट फूड्स, और कई सारे लोग बिना भोजन के अभी भी रह रहे हैं, बिना पर्याप्त भोजन के अभी भी रह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल व्यवस्था चरमरा गई है। बाढ़ से उसकी हालत और भी पाकिस्तान की खराब हो गई। ठीक है, पेरिलस स्टेट ऑफ इकोनॉमी, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी दयनीय है। एक्सप्लेस द डेस्परेशन, और पाकिस्तान की हताशा को दर्शाता है कि फॉर येट अनदर IMF बेल आउट, कि पाकिस्तान से दूसरा एक और IMF बेल आउट मिल जाए। मैं आपको एक और IMF बेल आउट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये छठा ऐसा बेल आउट होगा अगर मिलेगा तो। ठीक है, विच वुड बी सिक्स्थ सच फैसिलिटी द एजेंसी एक्सटेंडेड सिंस 2000, 2000 के बाद से, सन 2000 के बाद से छठा होगा। पाकिस्तान कई सारे बेल आउट ले चुका है। एंड विच सिम्स, जो कि इनएविटेबल लगता है, अपरिहार्य। इनएविटेबल किसको बोलते हैं? अपरिहार्य, जो कि मिलना ही चाहिए। ठीक है, एज दिस वुड स्टेप ऑफ, देखो स्टेप ऑफ को मैंने आपको हिंदी बताया था, दूर करना द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो पाकिस्तान का हो सकता है उसको दूर कर सकता है विद कंप्लीमेंट्री सपोर्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल अलाइज इन्वेस्टर्स। देखो पाकिस्तान के ना कुछ परंपरागत संबंधी हैं। परंपरागत क्या है? मतलब सहयोगी हैं पाकिस्तान, सॉरी इसके पाकिस्तान के। कौन? कहाँ? वेस्ट एशिया में है, और चाइना भी उस एक है उसका। तो चाइना से भी सपोर्ट मिलता है उसे, और वेस्ट एशिया से भी मिलता है, अरब कंट्री से मिलता है। तो वहाँ से तो सपोर्ट उसे मिलेगा ही, साथ ही ये जो बेल आउट आ जाएगा तो पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी सुधर सकती है। द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 पैंडेमिक का इफेक्ट है, प्रभाव है, एंड द फ्लड्स, बाढ़ का। तो द साइक्लिकल नेचर ऑफ द इकोनॉमिक इशूज, अब इकोनॉमिक इशूज का जो साइक्लिकल नेचर है, एंड द कंट्री रिपीटेड रिलायंस ऑन IMF, और जो देश का, पाकिस्तान का जो निरंतर जो वो है, आई मीन एक तरह से झुकाव है, एक तरह से भार है पाकिस्तान का IMF पर। ठीक है, तो ठीक है, तो उसका जो मतलब पाकिस्तान का जो एक तरह से निर्भरता है IMF पर, पैकेज पर। ठीक है, ड्यूरिंग क्राइसिस, संकट काल के समय में, वो क्या दर्शाता है? उसे ये पता चलता है कि जो वहाँ का लीडरशिप है ना, शासन जो है वो फेल्योर, उसका फेल्योर पता लगता है, उसकी विफलता पता चलती है। वाइल इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, देखो आयात पर ना इसकी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान की। लो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, निर्यात काफ़ी कम है। अब पुअर फिजिकल जो है मैनेजमेंट है, वो क्या है? प्रॉक्सिमेट रीजन्स हैं, मतलब मेन कारण है जो कि क्राइसिस यहाँ पे लगातार आते रहे वहाँ पर। इट मस्ट ऑल्सो भी सेड दैट दिस इज इनडायरेक्ट आउटकम ऑफ द, आप इसे ये भी कह सकते हो ये अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है या परिणाम है। किसका परिणाम है? तुम आगे देखते हैं, यह अप्रत्यक्ष परिणाम है किसका? ऑफ द एब्सेंस ऑफ, किसका एब्सेंस? एब्सेंस ऑफ एन unrestrained run of power for civilian democracy in a country where the military has a प्रोपोनेंट रोल। देखो देखो मिलिट्री की ना वहाँ पे काफ़ी बड़ी भूमिका है, तो वहाँ पे सरकार भी कोई ऐसे निर्णय सही से ले नहीं पाती है। ठीक है, अब पाकिस्तान क्या है? सबसे ज़्यादा आयात करता है, निर्यात कर नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अपने पड़ोसी भारत के साथ तो अच्छे संबंध है ही नहीं कभी भी। ठीक है, उसकी नीतियां भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल वाली रही हैं। विद इलेक्शंस ड्यू लेटर दिस ईयर, देखो इस ईयर में ना मतलब इलेक्शन की बात हो रही है। लिटिल ट्रस्ट रिमेनिंग बिटवीन द की पॉलिटिकल पार्टी एंड मिलिट्री सीकिंग टू मेडल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, थिंग्स डू नॉट फॉरवर्ड टू वेल फॉर द कंट्री अनलेस द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स refocus themselves to addressing long-term structural weakness in the economy
एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव रिलेशंस विद नेबर्स सच इन एज इंडिया। देखो बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो वहाँ की सत्ता है ना, इलेक्शंस होंगे तो ठीक है। अभी देखो पाकिस्तान में एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता भी है। इमरान खान सरकार को घेर रहे हैं, जो कभी सत्ता में हुआ करते थे। अभी तो शहबाज शरीफ की सरकार है। अब देखो गवर्नमेंट जो है ना, अगर गवर्नमेंट जो है उसका जो वो एक तरह से स्ट्रक्चर नहीं करती है, रिफोकस नहीं करती है अपने आप को, कहाँ पर कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर वीकनेस को दूर करो, दीर्घकालीन जो आपकी संरचनागत जो कमजोरियां हैं देश में, पाकिस्तान में, उसको अगर दूर नहीं किया जाता है और तरीके नहीं तलाशे जाते हैं, साधन माध्यम नहीं तलाशे जाते हैं, किस लिए? तो अपने नेबर्स के साथ संबंधों को अच्छा करने के लिए, अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ। तो अगर ये सब अगर सरकार नहीं कर पाती है, वहाँ की शासन व्यवस्था ये सब नहीं कर पाती है, तो साइक्लिसिटी ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विल रिमेन। कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो साइक्लिसिटी है, ये चरणबद्ध तरीके से आता रहा है पाकिस्तान में कुछ कुछ वर्षों पर, वो आता ही रहेगा। ठीक है। द मिलिट्री जो है, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, द मिलिट्री, ठीक है, यहाँ पे देखो कि द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज टू टेक अ बैक सीट। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ना, ठीक है, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्या है, एक तरह से बैक सीट लेना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा कि पाकिस्तान में स्थिति जो है वो सुधरे, और जो वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार जो चुनी जाती है उसको निर्बाध तरीके से काम करने देना होगा। कि अब ये नहीं कि भाई कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसमें जो सेना है उसमें बाधक बनेगी, उसमें दखलंदाजी करेगी। तो डेफिनेट तो साफ है कि वो पाकिस्तान में वैसे भी एक लंबा इतिहास रहा है कि लोकतांत्रिक जो सरकार चुन के आती है उसको कई बार परेशान किया गया, हटाया गया है, अपदस्थ कर दिया गया है। और वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं है ना, जो पूर्व में हुए हैं, उन्होंने सत्ता अपने हथिया ली है। ठीक है, जबरन शासन किया है पाकिस्तान पर। तो इससे क्या, वहाँ की कई देशों का इसके संबंध खराब रहे हैं, या फिर वहाँ तंगहाली की स्थिति देखी गई है। लोकतांत्रिक सरकार को सही तरीके से काम नहीं करने दिया गया है, उसके कई सारे इंटरनल इशूज हैं पाकिस्तान के। अगर उन सब पर सही से काम होता है, ठीक है, मिलिट्री अगर सही तरीके से काम करती है, और जो लोकतांत्रिक जो सरकार बनेगी, जो चुनकर सरकार आएगी, वो सही से काम करती है, चरमपंथ को वहाँ से हटाती है, और अपने सहयोगियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, जैसे भारत है, अफगानिस्तान है, पड़ोसी देश मुल्क जो हैं इसके पाकिस्तान के, उसके साथ अगर पाकिस्तान मधुर संबंध बनाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान अच्छे से ग्रो करेगा। और जो इसके मंदी का जो चक्र उससे घेरता आ रहा है, वो मंदी का है ना, आर्थिक तंगहाली का जो चक्र उसे घेरता आ रहा है, उससे भी पाकिस्तान को मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो इस टॉपिक में उसी के बारे में चर्चा की गई थी, पूरा स्पष्ट विवेचना था एक तरह से, आप समझें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, कल मिलते हैं नए सत्र में, नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ, जो कि आपके लिए उपयोगी होंगी। तब तक के लिए अपने द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण प्रस्तुतकर्ता को दीजिए आज्ञा, और कहिए नमस्कार। थैंक यू।